नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे खबरों का। नए खेती कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने अभी तक अपना आंदोलन वापस नहीं लिया है और अभी भी एमएसपी समेत कई मांगों पर अड़े हैं। लेकिन इस बीच किसान 29 को संसद कूच करेंगे या फिर घर वापसी, इसका फैसला आज सिंघू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो चुका है। किसान बैठक खत्म हो गई और घंटों चली महापंचायत में ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने पर सहमति भी बन चुकी है। बताया जा रहा है कि इसका आधिकारिक ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ। यह भी बता दें कि बीते दिन यानी 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसान 29 नवंबर को संसद की तरफ ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर चुके थे, जिसे देखते हुए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया गया। हालांकि अब किसानों को सरकार की तरफ से दोबारा बातचीत के लिए बुलाए जाने का इंतजार है। कोशिश है कि बातचीत हो, मसले का समाधान हो, जिससे आंदोलन की दिशा और दशा भी तय की जा सके। फिलहाल अब अगली बैठक 4 दिसंबर को होगी। तो किसान अब संसद तो कूच नहीं करेंगे। आज की बैठक में यह फैसला हो चुका है। तो कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपना बयान दिया। कहा कि इसे निरस्त करने वाले विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने फसल विविधता, शून्य बजट के साथ खेती, एमएसपी प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और इससे जुड़ी अलग अलग मुद्दों पर रायशुमारी करने के लिए एक समिति गठित करेंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हमें दुख है कि किसान संगठनों को कृषि कानून के फायदे के बारे में हम समझा नहीं पाए। कहा कि संसद सत्र के शुरू होने के दिन तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द करने के लिए रखा जाएगा और इस दौरान किसानों के आंदोलन को खत्म करने को लेकर यह भी उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून को रद्द करने वाले बिल पारित हो जाने के बाद मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों और किसान संगठनों से अपील है कि बड़े मन का परिचय देते हुए आंदोलन को खत्म करें और अपने अपने घर लौटना शुरू करें। बढ़ते आगे, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी दल सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने वायदा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो भारत से कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्रों को बातचीत के जरिए वापस ले लेंगे। लिपुलेख दर्रा कालापानी के पास एक सुदूर पश्चिमी बिंदु है जो नेपाल और भारत के बीच एक विवादित सीमा क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों कालापानी को अपने क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में दावा करते हैं। भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में और नेपाल धारचूला जिले के हिस्से के रूप में इस पर दावा करता है। बताते चलें कि ओली ने विश्वास जताया कि सीपीएन-यूएमएल अगले साल होने वाले आम चुनाव में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेगा। भारत द्वारा उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क 8 मई 2020 को खोले जाने के बाद विपक्षी संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। नेपाल ने सड़क के उद्घाटन का विरोध करते हुए दावा किया था कि यह उसके क्षेत्र से होकर गुजरती है। कुछ दिनों बाद नेपाल लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्रों के रूप में दिखाते हुए एक नया नक्शा लेकर आया। भारत ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। वहीं बेंगलुरु से पटना जाने वाली गो फर्स्ट फ्लाइट में खराब इंजन की चेतावनी आने के बाद उसे नागपुर एयरपोर्ट डायवर्ट कर दिया गया। ये विमान पटना की तरफ जा रहा था और इसमें 139 यात्री सवार थे। विमान के कैप्टन को एहतियात के तौर पर इंजन को बंद करना पड़ा और इसके बाद कैप्टन ने अपनी सूझबूझ के साथ विमान को सुरक्षित नागपुर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। गो फर्स्ट के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार दिया गया और जलपान करवाया गया। यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था भी की गई। गो फर्स्ट ने एक बयान जारी कर बताया कि बेंगलुरु से पटना जाने वाली गो फर्स्ट फ्लाइट G8873 को कॉकपिट में इंजन खराब होने की चेतावनी मिली और इसके बाद विमान को नागपुर की ओर मोड़ दिया गया। वही चेतावनी की वजह से कैप्टन को एहतियात के तौर पर इंजन को बंद करना पड़ा। इसके बाद कैप्टन ने मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और नागपुर एयरपोर्ट पर विमान को सुरक्षित लैंड करवाया। बयान में कहा गया कि विमान ने नागपुर एयरपोर्ट पर सुबह करीब 11:15 बजे सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उन्हें जलपान दिया। यानी अभी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। अब खबर खेल जगत से है। बता दें कि भारत के टॉप स्पिनर आर अश्विन ने कानपुर टेस्ट मैच में अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया है। यहां उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए अपना
415वां विकेट झटका। साथ ही दिग्गज पाकिस्तानी खिलाड़ी वसीम अकरम को करारी शिकस्त दी है, जिसके बाद अब अश्विन के कुल 416 विकेट हो चुके हैं। खास बात यह है कि अश्विन ने यह कमाल अपने सिर्फ 80वें टेस्ट मैच में किया है, जबकि अन्य क्रिकेटर्स के लिए ये कर पाना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी असंभव सा नजर आता है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अब रविचंद्रन अश्विन 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह के 417 विकेट के रिकॉर्ड से अश्विन अब सिर्फ 2 विकेट ही दूर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों को कॉर्पोरेट स्वामित्व पर अपने कार्यकारी समूह की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार करते हुए परिचालन के पहले 5 सालों में प्रवर्तकों की बिना किसी सीमा के शेयरधारिता और 15 साल बाद उसे मौजूदा 15% से बढ़ाकर 26% भी मंजूरी दी है। इस करने की मंजूरी दे दी गई है। रिजर्व बैंक ने नई पूंजी जरूरतों के संबंध में कदम से कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसन बैंक जैसे प्रमुख बैंकों को फायदा होगा, जो कई सालों से नियामक से अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए और समय मांग रहे थे। केंद्रीय बैंक ने आंतरिक कार्य समूह के 33 सिफारिशों में से 21 को स्वीकार करते हुए कहा कि बाकी सुझावों पर विचार किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने 12 जून 2020 को कार्य समूह का गठन किया और इस समिति ने 20 नवंबर 2020 को रिपोर्ट पेश की। इसमें हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियां 15 जनवरी 2021 तक मांगी गई थी। वहीं मैक्सिको में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद इलाके में पूरी तरह हड़कंप की स्थिति बन गई। खबर है कि इस हादसे में 19 लोगों की जान चली गई। बताते चले कि ये लोग एक धार्मिक स्थल की तरफ जा रहे थे, तभी एक घर से ये बस टकरा गई, जिसके बाद हादसा हुआ। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी। उधर सेंट्रल मैक्सिको के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी पीड़ित पश्चिमी राज्य मिचुआकन के रहने वाले थे। ये लोग कैथोलिक चर्च जा रहे थे जब ये हादसा हुआ। फिलहाल इस हादसे में मृतकों के जो शव है उन्हें कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। खबरों में अब बात पाकिस्तान की, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा था कि मुल्क की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि विदेशी कर्ज का बढ़ता बोझ, कर की कमी और कम वसूली अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनती जा रही है। इमरान खान ने कहा कि हमारे पास देश चलाने को पैसे नहीं है, इसलिए हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। खान द्वारा बढ़ते कर्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताए जाने के एक दिन बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर 2021 के कर्ज के आंकड़े जारी कर दिए। पहली बार पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारी 50.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के पार हो गई है, यानी लगभग $283 बिलियन। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एसबीपी डेटा का हवाला देते हुए बताया कि इमरान सरकार के आने के बाद कर्ज से 70% की बढ़ोतरी बताई गई। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा तहरीक-ए-इंसाफ सरकार के दौरान पाकिस्तान का कुल कर्ज और सार्वजनिक कर्ज काफी ज्यादा बढ़ा है। इमरान सरकार ने हर दिन किसी न किसी संस्था से 1400 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं की मेजबानी की है। उन्होंने नागोर्नो कराबाख के अलगाववादी क्षेत्र में लड़ाई खत्म करने वाले मॉस्को की मध्यस्थता वाले शांति समझौते की पहली वर्षगांठ के मौके पर नेताओं से मुलाकात की। दक्षिणी शहर सोची में पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान से एक साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो पशिन्यान के साथ एक अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक की शुरुआत करते हुए पुतिन ने कहा कि पिछले 1 साल में बहुत कुछ किया गया है, लेकिन सभी मुद्दों का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने दोनों देशों के बीच सीमा पर बार बार होने वाली झड़पों की ओर इशारा किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग हताहत हुए हैं। पुतिन ने कहा कि 1 साल के संघर्ष विराम का लक्ष्य क्षेत्र पुनर्द्वार के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना है, ताकि लोग वहां सुरक्षित महसूस कर सकें और सामान्य आर्थिक गतिविधियों को करने में सक्षम हो सके, अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। बताते चलें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख पर दशकों पुराना विवाद है। अजरबैजान की सेना ने 2020 में 44 दिनों की भयंकर लड़ाई में आर्मेनियाई सेना को हराया था, जो रूस की मध्यस्थता के बीच शांति समझौते के साथ खत्म हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।